पूरे देश की जनता लगातार इस बात की मांग कर रही थी कि पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाया जाना चाहिए। और आज राष्ट्रपति की तरफ से कुछ ऐसा बयान आया जिसकी वजह से यह बात तय हो गई कि अगले कुछ घंटों या कुछ दिनों के भीतर पश्चिम बंगाल में बहुत संभावना है कि राष्ट्रपति शासन लग जाए। और उसके बाद ममता बनर्जी के बयान से भी यह चीज जाहिर हुआ कि ममता बनर्जी को भी अब अंदाजा लग गया है कि पश्चिम बंगाल उस रास्ते पर चल निकला है जिस रास्ते पर कभी 80 या 70 के दशक में पश्चिम बंगाल था, जिसमें मुख्यमंत्री को हटा करके पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाना मजबूरी हो गया था। आज ममता बनर्जी ने वो तमाम परिस्थितियां दोबारा से पश्चिम बंगाल में उत्पन्न कर दी हैं और इस वजह से अब ममता बनर्जी कहीं तिलमिला करके तो कहीं धमकी के अंदाज में ये बोलती नजर आ रही हैं कि अगर पश्चिम बंगाल की तरफ नजर उठाई तो दिल्ली भी शांत नहीं रहने दी जाएगी। ये तमाम वो चीजें हैं जिसकी वजह से ये बात अब तकरीबन स्पष्ट हो चली है और सभी को तकरीबन अंदाजा लग गया है कि पश्चिम बंगाल के लिए अगले कुछ घंटे बेहद महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि पूरे दिन क्या कुछ घटनाक्रम ऐसे हुए जिसकी वजह से हम आज जब शाम को ये बात कर रहे हैं तो उसमें बात और जिक्र राष्ट्रपति शासन का है। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और आप देख रहे हैं शाइनिंग इंडिया। तो आज पश्चिम बंगाल की मुख्य विपक्षी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 12 घंटे का बंद बुलाया गया था। 12 घंटे का बंद मतलब सुबह 6 बजे से लेकर के शाम को 6 बजे तक। और अभी जब तक ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है तब तक इस बंद को हुए तकरीबन 10 से 11 घंटे हो चुके हैं। सुबह से घटनाक्रम कुछ ऐसा बदलता चला गया और बनता चला गया जिसके बाद शाम आते आते एक ही दिन में परिस्थितियां बन गई कि बात हम लोग राष्ट्रपति शासन की कर रहे हैं। सुबह क्या हुआ? सुबह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के लोग और सामान्य लोग जो बंद का आह्वान था उसके हिसाब से कहीं प्रोटेस्ट करने के लिए, दुकानें बंद करवाने के लिए, लोगों से अपील करने के लिए सड़कों पर निकलना शुरू होते हैं। और दूसरी तरफ से निकलना शुरू होती है बंगाल पुलिस। लगातार गिरफ्तारी की जाती है। भारतीय जनता पार्टी के किसी विधायक को गिरफ्तार कर लिया गया, किसी नेता को गिरफ्तार कर लिया गया, कार्यकर्ताओं को डिटेन कर लिया गया, लोगों के सामने बैरिकेडिंग्स लगा दी गई। यहां तक सब कुछ तब भी ठीक था, लेकिन एक घटना ऐसी होती है जो पूरे बंगाल के समीकरण को और बंगाल पे हो रही चर्चा और बातचीत के पूरे नजरिए को बदल देती है। वो होती है भाटपारा में, पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के एक नेता के ऊपर हुई फायरिंग ऐसी होती है कि जो गाड़ी का ड्राइवर है उसके सर पे गोली लगती है और उसके अलावा एक और व्यक्ति के बगल में गोली लगती है। खूनम खून हो जाता है और स्थितियां ऐसी बनती हैं कि उन लोगों को 4 गाड़ियों के अपने काफिले को 500 मीटर तक रिवर्स करके लेके जाना पड़ता है। और जिनके ऊपर हमला हुआ उन्होंने सबूत के साथ वीडियो रिकॉर्ड करके और उसके बाद अपने लोकल लोगों के जरिए वहां पता करके चीजें बताई कि वो लोग रोहिंग्या मुसलमान थे। अब इसके बाद बात बिगड़नी शुरू होती है कि पश्चिम बंगाल अब सामान्य नहीं रहने वाला है। इसके बाद एक और अपडेट आती है। अपडेट ये आती है कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने अगले 7 दिनों तक प्रोटेस्ट करने के लिए हाई कोर्ट से आदेश ले लिया है। यानी अगले 7 दिनों तक पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के निरंकुश शासन के विरुद्ध वहां की मुख्य विपक्षी पार्टी भारतीय जनता पार्टी सड़क पर प्रदर्शन करेगी। और ममता बनर्जी हो या कोई भी तानाशाह हो, वो सड़कों पर उतरे हुए लोगों को नहीं पसंद करता है। हर कोई नरेंद्र मोदी टाइप वाला तानाशाह नहीं होता है कि वो महीनों महीने दिल्ली की सीमा पर बैठे हुए किसानों को झेल सकता है, महीनों महीने शाहीन बाग को झेल सकता है। असली तानाशाह जो होता है वो एक दिन अगर भीड़ सड़क पर उतर जाती है तो उसकी आंखों में डोरे लाल आने लगते हैं और वही हुआ ममता बनर्जी के साथ में। इसके बाद क्या होता है? ममता बनर्जी जाती हैं कार्यक्रम में। अब आप सोच करके देखिए कि परिस्थितियां ऐसी हैं कि पूरा पश्चिम बंगाल परेशान है, लोग परेशान हैं, कलकत्ता की सड़कों पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं, लोग सोच रहे हैं कि क्या होना है क्या नहीं होना है। ममता बनर्जी इस दौरान अपनी पार्टी की छात्र सभा की एक बैठक में जाती हैं, एक कार्यक्रम होता है। वहां पर लोग उम्मीद कर रहे थे कि ममता बनर्जी नहीं जाएंगी, क्योंकि जिस मुख्यमंत्री के राज्य में ऐसी घटना हुई और परिस्थितियां ऐसी हो, वहां के मुख्यमंत्री थोड़ा सेंसिबल रहने का प्रयास करता है। लेकिन ममता बनर्जी क्या करती है? वहां जाती हैं। वहां जाने के बाद उनके द्वारा जो कुछ कहा जाता है उससे कहीं ना कहीं लोगों को अंदाजा लगना शुरू होता है कि ममता बनर्जी के दिल में अब डर बैठ गया है। ममता बनर्जी क्या करती हैं? ममता बनर्जी वहां से धमकियां देना शुरू करती हैं। पहले वो करती हैं कि अगर भाजपा वाले सड़क पे आएंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, तो अपने कार्यकर्ताओं को कहती हैं कि तुम भी सड़क पे जाओ।
कॉलेज के बाहर भाजपा के लोग प्रोटेस्ट करते हैं, सामान्य लोग प्रोटेस्ट करते हैं, डॉक्टर्स प्रोटेस्ट करते हैं, तो तुम भी टीएमसी का झंडा लेकर के वहां पर प्रोटेस्ट करने के लिए जाओ। इसके अलावा अपनी पुलिस को सल्यूट करते हुए कहती हैं कि पूरे पश्चिम बंगाल को आज आपने बचा लिया, अन्यथा चीजें बिगड़ सकती थी, खून अपना देकर के बचा लिया, तमाम ऐसी चीजें। इसके अलावा जो 3-4 बातें कही हैं उनको आपको समझाएंगे कि किस तरीके से ममता बनर्जी को तभी अंदाजा लग गया था मंच पर खड़े खड़े कि राष्ट्रपति शासन यहां लगने जा रहा है या अब सत्ता तो नहीं रहने वाली है। आइए अब समझने की कोशिश करते हैं कि ममता बनर्जी के भाषण में कौन से वो 4 बिंदु थे जिनसे यह समझ में आया कि अब राष्ट्रपति शासन के आसार उनको नजर आ रहे हैं। अब ममता बानो, ममता दीदी या जो भी कह लें, उनको नजर आ गया है कि अब कुर्सी पर ज्यादा दिन बचे नहीं हैं, ममता दीदी का समय हो चला है। ये कब समझ में आया ममता बनर्जी को? तो उनके भाषण के कुछ 4 पॉइंट्स मैंने लिख के रखे हैं जिनके जरिए आपको समझाने की कोशिश होगी। सबसे पहला, ममता बनर्जी का भाषण। ममता बनर्जी के भाषण में से बहुत सारी बातें निकल करके आई, ट्रांसलेट होकर के आई, चूंकि सामान्य लोग बंगाली, हम जैसे सामान्य लोग बंगाली नहीं समझ पाते हैं, तो ट्रांसलेट होकर जैसी जैसी बातें आई वैसी पकड़ में आई। फिर सबसे पहली बात, ममता बनर्जी ने कहा कि भाजपा प्रदर्शन कर रही है, इसलिए टीएमसी के वर्कर्स भी सड़कों पर उतरें और आने वाले शनिवार को यहां पर प्रदर्शन करें। अब प्रदर्शन का कॉल ममता बनर्जी ने क्यों दिया? क्योंकि ममता बनर्जी को पता है कि सड़क पर अगर लोग, सामान्य लोग या विपक्षी लोग सड़क पर कब्जा कर ले गए, सड़क पर आ गए, चूंकि अगले 7 दिन भारतीय जनता पार्टी कोर्ट से आदेश लेकर के आ गई है कि वो प्रदर्शन करेगी, वो प्रोटेस्ट करेगी, ये तमाम चीजें करेगी, तो ममता बनर्जी को समझ में आया कि अगर सड़कें सूनी हो गई, सड़कें टीएमसी के झंडे, बैनर और टीएमसी के कार्यकर्ताओं, काडर और गुंडों से खाली हो गई, फिर दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि आज ही आज में ममता बनर्जी को ये बात समझ में आ गई है, अगर विपक्ष निकल के आया सड़क पे तो क्या होगा। फिर उन्होंने कार्यकर्ताओं को कॉल दिया। अब इसमें कार्यकर्ता आएंगे कौन? क्योंकि आज जो फायरिंग हुई है उस बात को इससे जोड़ कर देखिए, अभी वो केवल एक भाजपा नेता के लिए सिग्नल है कि भैया सड़क पे आओगे तो ये होगा। अब ये जो अगले 7 दिन यहां प्रदर्शन चलने वाला है, भारतीय जनता पार्टी जो कोर्ट से परमिशन लेकर के आई है, उसमें जो ममता बनर्जी ने शनिवार को अपने कार्यकर्ताओं को आने के लिए कहा है और इसको एक्सटेंड करने की बात करी है कि 3 दिनों का प्रदर्शन कर सकती है टीएमसी, तो इसमें आएंगे सिंडिकेट और क्लब के लोग। सिंडिकेट क्या? सिंडिकेट वैसे तो एक अलग ढंग में समझ में आता है, लेकिन सिंडिकेट बंगाल के परिदृश्य में यह होता है कि जब वाम दलों की सरकार वहां पर हुआ करती थी ममता बनर्जी से पहले, तो वाम दलों ने जो वहां के बेरोजगार लोग थे उनको अपने आप से जोड़ने के लिए अपनी पार्टी के काडर भी बन जाएं और साथ में कुछ फायदा भी मिलता रहे, एक विचार के तौर पर यह लेके आई कि भैया सिंडिकेट के लोग होंगे, वो 10, 20, 40 लोगों का एक सिंडिकेट बनेगा और वो डील करेंगे किससे? डीलर वगैरह से या किसी कॉर्पोरेटर से, या किसी को मजदूर चाहिए, किसी को लेबर चाहिए, किसी को सामान वगैरह, जिस तरीके के भी लोअर ग्रेड के काम होंगे उसको डील करने के लिए उन्होंने लोगों को कहा कि आप समूह बनाइए और हमारी पार्टी से आप जुड़िए और उसके जरिए आप काम धाम लीजिएगा। लेकिन जैसे ये समूह इकट्ठा हुआ और इसकी शक्ति जब समझ में आई वाम दलों को, तो उन्होंने उसको इस्तेमाल करना शुरू किया एक्सटॉर्शन के लिए, धमकी देने के लिए, तमाम चीजों को करने के लिए। वाम दल खत्म हो गए समय के साथ। वाम दलों की जगह किसने ली? वाम दल की जगह किसने ली? ममता बनर्जी ने। और ममता बनर्जी ने साथ में ले लिया सिंडिकेट को भी। सिंडिकेट को लेने से यह हुआ कि ममता बनर्जी के पास एक बना बनाया काडर और बनी बनाई व्यवस्था आई, जिसको सिर्फ इस बात से मतलब है एक हाथ से दे एक हाथ से ले। वो कुछ भी कर सकते हैं। जो आज भाजपा के नेता के ऊपर हमला हुआ है वो सिर्फ यही है, एक हाथ से ले एक हाथ से दे, हमको दो हम काम कर देंगे। वैसे ही लड़कों ने किया है वो। तो ये सिंडिकेट के लोग काम करने लगे, वो मजदूरी वगैरह छोड़ दी उन लोगों ने धमकाना शुरू कर दिया, लोगों से लूटना शुरू कर दिया। यहां तक हुआ कि टीएमसी के सांसद और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के एक परिजन थे, सुगत बोस, उनके साथ ऐसा हो गया कि वो अपना घर भवानीपुर में बनवा रहे थे और उनको ऐसी धमकी दी सिंडिकेट के लोगों को, उस लोगों ने, कि उनको भारत छोड़ के जाना पड़ा। ना वो चुनाव लड़े, उसके बाद वो छोड़ के अमेरिका चले गए। ये सिंडिकेट का दबदबा और जलवा है। तो वो लोग अब सड़कों पर आएंगे और उसके बाद सड़क पर जो कुछ होगा वो आपको देखने वाला होगा। अब दूसरी बात, जो ममता बनर्जी के भाषण की जो दूसरी बात अगर आप लेकर के चलना चाहेंगे कि ममता क्या कर रही हैं, तो उन्होंने कहा कि आज एआई का गलत इस्तेमाल हो रहा है, हमारे हाथ में कानून बनाना नहीं है, रेप पर फांसी के लिए बिल पास करेंगे। तीनों चीजें ऐसी हैं जो ममता बनर्जी के हाथ में नहीं है। ममता बनर्जी कह रही है हमारे हाथ में कानून नहीं है, लेकिन वो कह रही है कि हम बिल पास करेंगे। बिल पास करने से क्या होगा? वो कानून नहीं बनेगा, फिर उसके बाद एक वजह बनाएंगी ममता बनर्जी। इसके अलावा तमाम चीजें जो ममता बनर्जी लगातार वहां पर बोल रही थी कि हाँ, इसमें सबसे जो दिलचस्प बयान आया, जो तीसरा बिंदु हमारा है, ममता बनर्जी कहती हैं कि बंगाल जला तो दिल्ली भी जलेगी। ये अपने आप में एक बहुत खतरनाक और भीषण बयान है, ये भीषण धमकी है
कि एक प्रदेश की मुख्यमंत्री ये कह रही हो कि अगर बंगाल में कुछ हुआ तो दिल्ली भी खैर नहीं रखेगी। दिल्ली का मतलब कौन? भारतीय जनता पार्टी। दिल्ली का मतलब नरेंद्र मोदी। ममता बनर्जी का स्पष्ट कहना है कि अगर बंगाल में हमारी सरकार में, हमारी ताकत में, हमारी गुंडई में कुछ भी हस्तक्षेप हुआ, जो लगातार केंद्र करना चाह रहा है सुरक्षा वजहों से और कई कारणों से, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ये ममता बनर्जी की स्पष्ट धमकी है। समझने वाली बात है। और चीजों को समझ करके देखिए कि भाजपा के एक नेता के ऊपर हमला होता है, वो कहते हैं कि ये रोहिंग्या मुसलमानों के द्वारा किया गया है। इस बात को समझ लीजिए कि पश्चिम बंगाल जितना रोहिंग्या मुसलमानों का घर है, तो दूसरा घर जो है वो दिल्ली है। दिल्ली के आसपास के इलाकों में रहते हैं। तो ममता बनर्जी किस कॉन्फिडेंस से ये चीज कह रही हैं, इसके डॉट्स आप करेक्ट कर लीजिए, ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। दूसरा, अब काडर को सड़क पर उतारने से क्या होगा? वो यही होगा कि अब जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं वो न सत्ता में रहे हैं, न ताकतवर रहे हैं, और भाजपा के ऊपर भी लगातार आरोप रहे हैं कि भाजपा अपने कार्यकर्ताओं को उस तरीके से बैक नहीं करती है। इस वजह से भाजपा के कार्यकर्ता उतने मोटिवेटेड होकर के कलकत्ता में शायद लड़ सकते हैं, लेकिन पूरे प्रदेश में नहीं लड़ सकते हैं। ममता बनर्जी का इस बात को कहना कि हमारा काडर सड़क पर उतर रहा है, आधी से ज्यादा बंगाल की सड़कें अपने आप राजनीतिक लोगों से साफ हो जाएंगी, राजनीतिक लोग हट जाएंगे। क्योंकि भाजपा के कार्यकर्ताओं को पता है कि टीएमसी का काडर, टीएमसी के लोग, टीएमसी के गुंडे इतने खतरनाक हैं कि इन्होंने वाम दलों की गुंडई को खत्म कर दिया। इन्होंने वाम दलों जैसे गुंडों से ये लोग लड़ करके आगे निकल गए। तो हम लोग तो अभी बहुत पीछे हैं, बहुत सामान्य हैं, बहुत सामान्य कार्यकर्ता हैं। चुनाव में अगर प्रचार करने चले जाते हैं, उसके बाद टीएमसी वाले मारने आ जाते हैं तो कोई पूछने वाला नहीं होता। तो इस वजह से ममता बनर्जी को इस बात का कॉन्फिडेंस है। अब इन तमाम चीजों के बीच में क्या है? इन तमाम चीजों के बीच में यह होता है कि ये बयान ममता बनर्जी का उस तरफ से आता है, तभी टीवी पर एक खबर फ्लैश होती है कि राष्ट्रपति का बयान आया है कि मुझे देश में जो है वो परेशानी हो रही है, भयभीत हूं मैं देश में हो रही परिस्थितियों को, पश्चिम बंगाल में बनी परिस्थितियों को देख करके परेशान हूं और भयभीत हूं। जब एक संप्रभु राष्ट्र के राष्ट्रपति को यह कहना पड़ जाए कि किसी राज्य में हुई घटना की वजह से मुझे ऐसा लग रहा है, तो ये बहुत गंभीर हो जाता है। लगातार इस चीज को लेकर के चर्चा हो रही थी, और सामान्य लोग जो पश्चिम बंगाल से बाहर के हैं, जो आदर्श परिस्थितियों में रहने के आदी हैं, जो अच्छी परिस्थितियों में रहने के आदी हैं, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, अच्छी जगहों के जो रहने वाले लोग हैं, जहां कानून व्यवस्था बेहतर है, उन लोगों ने इतनी जब चीजें सुनी कि भैया रेप हो गया, मार दिया, उसके बाद वो पुलिस का आदमी है और तमाम चीजें, उसके बाद उन्होंने कहा भैया इतना खतरनाक स्थिति है तो लगाओ राष्ट्रपति शासन। लगातार लोग मांग कर रहे थे, राष्ट्रपति का बयान आया, उसके बाद ये चीज तकरीबन स्थापित हो गई कि अब पश्चिम बंगाल सामान्य नहीं रह गया है। पश्चिम बंगाल को अगर बचाना है तो फिर राष्ट्रपति शासन लगाने की यहां पर आवश्यकता है। ये चीज है। तो इस वजह से अब जो बातें कुल मिलाकर के समझ में आ रही हैं, कुल मिलाकर के जो चीजें निकल के आ रही हैं, वो यही है कि पश्चिम बंगाल अब उन परिस्थितियों के लायक नहीं रह गया है। वहां की मुख्यमंत्री को भी ये बात समझ में आ गई है, और वहां की मुख्यमंत्री जैसा बिहेव कर रही है, जैसा ममता बनर्जी बिहेव कर रही है, ममता बनर्जी आमतौर पर भी इसी बात के लिए जानी जाती हैं कि वो गर्म मिजाज, गर्म उस तरीके से बोलेंगे, लेकिन ऐसे बयानों के लिए ममता बनर्जी को नहीं जाना जाता है। तो ममता बनर्जी ने आज जो बयान दिया है, आज जो चीजें दी हैं, उसके बाद ये समझ में आ गया कि ममता बनर्जी अब बौखलाहट में है, और ममता बनर्जी को यह बात स्पष्ट रूप से समझ में आ गई है कि बंगाल की ना कानून व्यवस्था उनके हाथ में रह गई है, और ना बंगाल अब उनके हाथ में रह गया है। तो उनसे कहते धरते उठाते नहीं बनना। तो ममता बनर्जी के पास यही हो गया। अब ममता बनर्जी केवल स्ट्रीट का खेल खेलना चाहती हैं, जिस तरीके से उन्होंने सत्ता हासिल करी। और हाँ, ये इस बात का भी जिक्र उन्होंने अपने उस बयान में किया है, जो अपने छात्र विंग, स्टूडेंट विंग के सामने बोलते हुए उन्होंने कहा है कि हम लोग ऐसी वैसी पार्टी नहीं, हम लोग ऐसे वैसे लड़ करके नहीं आए हैं, हम लोग कोई वैचारिक रूप से लड़ करके, लोगों को कन्विंस करके, झंडा पट्टा बैनर पोस्टर बांट करके नहीं, हम सड़क पर लड़ करके आए हुए हैं। तो हम लोगों को अपनी शक्तियां याद करनी होंगी। जो नए कार्यकर्ता आए हैं उनको दोबारा से अभ्यास के लिए सड़क पर उतरना होगा। तो आने वाले दिन बंगाल के लिए गंभीर हैं, बंगाल के लिए खतरनाक हो सकते हैं। इस पर नजर रखना जरूरी है। और केंद्र से जो गुजारिश है, जो सामान्य लोगों को देखने के बाद सामान्य जो बातचीत हो रही है, उसमें लोग जो परिस्थितियां देख करके यही कह रहे हैं कि अब बंगाल को एक सफाई की जरूरत है। बंगाल में चाहे वो सिंडिकेट हो, चाहे वो क्लब कल्चर जिसको कहते हैं, और तमाम चीजें हो जो लगातार पोस्ट इलेक्शन और प्री इलेक्शन वायलेंस, इलेक्शन के टाइम का वायलेंस हो, उसके आगे पीछे और अन्य जो होने वाली घटनाएं हैं। अब आप सोच करके देखिए कि बलात्कारी जो व्यक्ति है, जो हत्यारा है, जो अपराधी है, उसने जो मोटरसाइकिल इस्तेमाल करी है, बंगाल पुलिस ने इस बात को खुद वेरीफाई किया है कि उसकी मोटरसाइकिल कमिश्नर ऑफ बंगाल जो है, कमिश्नर ऑफ पुलिस जो बंगाल के हैं, उनके नाम पर रजिस्टर्ड है। ये कलकत्ता बंगाल पुलिस का ट्वीट है कि जो मोटरसाइकिल उसमें इस्तेमाल हुई है वो पुलिस की मोटरसाइकिल है, पुलिस की मोटरसाइकिल है, वो कमिश्नर ऑफ पुलिस के नाम पर रजिस्टर्ड होती है।
सोच करके देखिए, कोई स्टेट जब ऐसी स्थितियों में कॉम्प्रोमाइज्ड हो तो उसको कितने दिन तक इस बात का लेवरेज दिया जा सकता है कि वो इस स्थिति में ऐसे लगातार चले। और उसके अलावा रोहिंग्याओं की समस्या है, इन्फिल्ट्रेशन है, लगातार ड्रग्स की तस्करी है, महिलाओं के ऊपर होने वाले अत्याचार है जो अनरिपोर्टेड है, जिनकी रिपोर्ट ही नहीं होती है, जिनके बारे में चर्चा ही नहीं होती है। पश्चिम बंगाल, कलकत्ता और उसके आसपास के हिस्सों को देखने वाला पश्चिम बंगाल और जो एक और पश्चिम बंगाल है, वो दोनों में बहुत अंतर है और वहाँ की परिस्थितियाँ बहुत भयावह हैं। पश्चिम बंगाल को बचाने के लिए फिलहाल इन चीज़ों की ज़रूरत है कि वहाँ पर केंद्र इंटरवीन करे और पश्चिम बंगाल के लोगों को राहत मिले। जो 20-25 वर्षों का लगातार का जो एक अंधेरा है, जो लगातार गहरा होता जा रहा है, उसको ख़त्म किए जाने की आवश्यकता है। आपकी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, आप शाइनिंग इंडिया देख रहे थे। धन्यवाद।